हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नगर प्रशासन। यानी कि नगर का जो शासन व्यवस्था होती है वो किस तरीके से होती है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था गांव के प्रशासन के विषय में, और आज हम बात करेंगे नगर के प्रशासन के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टाइप में दिया हुआ है कि गांव के मुकाबले जो शहर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि गांव थोड़े छोटे होते हैं और शहर थोड़े बड़े। अब शहर की जो गलियां हैं वो भी चौड़ी होती हैं, बाज़ारों में भी भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं भी होती हैं। देखिए, पानी और बिजली की सुविधाएं गांव में भी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि गांव में बिजली कुछ निश्चित समय के लिए आती है। कई बार दिन के समय आएगी तो रात में नहीं आती, इस तरीके से होता है। लेकिन अधिकतर शहरों में क्या होता है, 24 घंटे बिजली आती है, पानी भी आ जाता है। और गाँव में कई बार क्या होता है, कुछ गाँव ऐसे होते हैं जहाँ हमें दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। इसके अलावा देखिए, जो शहर होते हैं वहाँ पर वाहन भी ज़्यादा होते हैं, और जो यातायात यानी कि जो ट्रैफिक होता है उसको नियंत्रित भी करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें जो है इतने सुचारू रूप से कैसे चलती हैं, और कौन सी संस्था इनके लिए जिम्मेदार है? सारे जो निर्णय हैं वो कैसे लिए जाते हैं, और कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, और कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें आज के इस चैप्टर के बाद मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी है बच्चों के माध्यम से, जैसा कि हर चैप्टर में होता है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर जो था वो हताश हो गया, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब रेहाना क्या चिल्लाई, अरे मैंने ये क्या कर दिया? तो शंकर बोला कि अरे, हम ये नियम तो बनाना ही भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की जो ट्यूबलाइट है वो टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। यानी कि जो ट्यूबलाइट टूट गई थी उसके बारे में बाकी जो बच्चे थे वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की भी टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। तो क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे हम देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? मतलब ये सारे सवाल थे जो कि बच्चों के दिमाग में आ रहे थे जब वो क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट की गेंद से उनकी जो गली की ट्यूबलाइट थी वो टूट गई थी। अब देखिए, माला का घर जो था वो सबसे पास था, तो चारों भाग कर क्या हुआ, माला के घर चले गए और उसकी जो माँ थी उनको सब कुछ बता दिया। तो ये सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस ये पता है कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। तो आपको ये जो टर्म है नगर निगम, ये याद रख लेना है अगर आप पहली बार ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो। वैसे तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। अब उन्होंने क्या सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। यानी कि जो यास्मीन खाला थी वो हाल ही में नगर निगम से रिटायर्ड है, तो जाओ उनसे पूछ लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आना। किसने कहा? माला की माँ ने। अब यास्मीन जो खाला जो थी उस गली में रहती थी, और माला की माँ की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो चारों बच्चे जो थे वो दौड़कर खाला के घर पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। और उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और क्या बोली कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको क्या कहते हैं, नगर निगम। तो आपको यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाता है, मतलब एक पॉइंट बन जाता है जो कि आपको याद करना है कि नगर निगम क्या है, एक संस्था है। और ये क्या करती है? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम करती है। तो उसके बाद देखिए, माला ने क्या कहा कि हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है और शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम ने लगाए हैं
किस लिए? मलेरिया के बारे में बताने के लिए। तो खाला ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। ये स्कूल भी स्थापित करती है और उन्हें चलाता भी है, यानी कि नगर निगम स्कूल भी स्थापित करेगा, उन्हें चलाएगा भी। शहर में दवा खाने और अस्पताल भी चलाता है। बाग बगीचों का रखरखाव भी उन्हीं का काम है। और उन्होंने क्या जोड़ा कि हमारा जो पुणे शहर है, यानी कि जो पूरी स्टोरी चल रही है किस शहर की है? पुणे की। तो ये बहुत ही बड़ा शहर है और नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। और छोटे कस्बों में से नगर पालिका कहा जाता है। तो आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है। नगर पालिका तो होगी आपके छोटे कस्बों में, और बड़े शहरों में क्या होता है? नगर निगम। अब देखिए आगे बात करते हैं निगम के पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी के बारे में। तो यास्मीन खाला, रिहाना ने उनसे पूछा कि यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि ये जो सारे फैसले हैं ये लेता कौन है, कि पार्क कहाँ बनाया जाए या स्कूल कहाँ बनेगा, ये सारे फैसले। तो जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या आपको ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी कि अकाउंट में थी। और अकाउंट में मुझे बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनानी पड़ती थी। क्योंकि ये जो शहर है इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है और ज़्यादातर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं। तो आपके लिए एक और शब्द यहाँ से निकल के आता है, निगम पार्षद। तो पार्षद ये निर्णय लेंगे कि अस्पताल या जो पार्क है वो कहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए होता क्या है कि जो शहर होता है उसे अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में से एक पार्षद का चुनाव होता है। अब नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, और ऐसे जटिल निर्णय जो है वो पार्षदों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करके, यानी कि आपस में डिस्कशन करके निर्णय लेती है। यानी कि देखिए एक शहर होगा, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? वार्ड। अब उस वार्ड में हर वार्ड में एक पार्षद होता है। तो पार्षदों का एक समूह होगा जो कि शहर के जितने भी निर्णय होंगे उनको लेंगे। इसके अलावा कुछ समितियां भी बनाई जाती हैं। अब देखिए इस चीज़ को आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि कोई एक बस स्टैंड है, उसे थोड़ा और बेटर बनाना है, या कोई भीड़ भाड़ वाला बाज़ार है तो वहाँ का हमें कचरा नियमित रूप से साफ़ करवाना है, या फिर कोई शहर का मुख्य नाला है उसकी सफाई होनी है। तो इस तरीके के जो काम हैं वो कौन करता है? तो पार्षदों की जो समितियाँ होती हैं, यानी कि अलग अलग पार्षदों का समूह ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। ये समितियाँ ये सारे काम करती है। अब जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है, यानी कि पूरे शहर की समस्या ना होकर किसी एक पर्टिकुलर के वार्ड होगा उसकी समस्या है, तो वार्ड के जो लोग हैं वो पार्षद से संपर्क करते हैं, क्योंकि पार्षद ही है जो उस वार्ड की समस्याओं को हल करेगा। अब उदाहरण के लिए अगर बिजली है, ठीक है, लाइट जो होती है उसके खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए, तो जो वहाँ का स्थानीय पार्षद होगा वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो जहाँ पार्षदों की समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, और तो उन्हें लागू करने की, सिर्फ निर्णय लेने से तो काम नहीं चलेगा, उन्हें लागू भी करवाना पड़ता है। तो उन्हें लागू करने का जो काम है वो आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो इस काम को करते हैं। अब आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि जो पार्षद हैं वो निर्वाचित होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको याद रखना है कि जो पार्षद हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा उनको चुना जाता है, और जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। अब नगर निगम जो होता है उसमें ये सारे जो निर्णय हैं वो कैसे लिए जाते हैं, ये बात रेहाना ने पूछी, क्योंकि वो कभी सोचना बंद नहीं करती। अब देखिए जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं, प्रश्न उठते रहते हैं। तो बच्चों के सवाल से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने क्या जवाब दिया कि सारे वार्डों के जो पार्षद होते हैं वो मिलते हैं
और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार जो पैसा है वो खर्च किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो पार्षद होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें जो हैं वो परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। यानी कि जो पार्षद हैं वार्डों के, उनका काम क्या है, अपने वार्ड की समस्याओं को उनके सामने रखना, बजट बनाना, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो परिषद के सामने रखना, लेकिन उनको लागू करने का जो काम है वो प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अब जो खाला थी वो बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं था। तो बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। अब देखिए नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। देखिए बजट तो बन जाएगा, पैसा खर्च भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा आता कहाँ से है। तो देखिए इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जो नगर निगम है ये इन पैसों को अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। इस राशि का जो बड़ा भाग है वो लोगों द्वारा दिए गए कर यानी कि टैक्स से आता है। तो टैक्स या कर क्या है, तो कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो वैसे ये थोड़ी लिखी हुई, बाकी सभी लोग जानते हैं कि टैक्स क्या होता है, तो आपको इसे रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी पर टैक्स देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। इसके अलावा देखिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगली बार जब आप सिनेमा यानी कि जब आप सिनेमा हॉल जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, तो वो जो टिकट आपको मिलती है उसको ध्यान से देखिएगा। हमें मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अमीर जो लोग होते हैं वो संपत्ति कर देते हैं और जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर जो है वो अधिक देता है। तो जितनी भी धनराशि आती है वो कहाँ से आती है, टैक्स के द्वारा आती है। अब देखिए शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना जो शहर है वो तो बहुत बड़ा है, तो इसकी देखभाल के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी खाला। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट की मैच और अपने अधूरे ओवर की बात वो भूल चुका था। कौन, शंकर। अब देखिए दरअसल शहर में काम जो होता है उसे अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, जैसे जल विभाग, कचरा वाला विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, इसके अलावा सड़क व्यवस्था का विभाग अलग है। तो जो खाला थी वो बताती है कि मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। अब जो खाला थी वो बड़े इत्मीनान से बच्चों को बता रही थी। फिर बच्चों के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। अब जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला कि खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है। अब देखिए ये भी तो एक प्रश्न है कि जो कचरा इकट्ठा करने का काम तो नगर निगम ने कर लिया, लेकिन वो जो कचरा है वो जाएगा कहाँ। तो बाकी जो बच्चे थे वो अभी खा रहे थे और तब तक खाला ने क्या बताना शुरू किया कि ये जो सवाल है इसका जवाब बड़ा ही मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था और अगर कूड़े को इकट्ठा करके ना हटाया जाए तो क्या होगा, मक्खियाँ आएंगी और कुत्तों और चूहों का जमावड़ा हो जाएगा। इसकी बदबू से लोग बीमार भी पड़ते हैं। और एक और बुरी बात थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके जो घर वाले थे उनको डर लगता था कि बच्चे कहीं बीमार न पड़ जाएं। अब देखिए कि जो गली में कचरा फैला रहता था इससे मोहल्ले की जो औरतें थी बड़ी नाराज़ थीं, तो वो सलाह लेने मेरे पास आईं। मैंने उनसे कहा कि विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, परंतु निश्चित तौर पर तो मैं नहीं कह सकती थी क्योंकि कितना समय लगेगा इसमें ये कुछ पता नहीं था। तो इस पर गंगाबाई ने बताया कि अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए क्योंकि वोट देकर हमने उसे चुना है।
तो फिर गंगाबाई ने क्या किया कि महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गईं। सभी औरतें उसके घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद जो थे वो घर के बाहर निकले और समस्या के बारे में पूछा। तो उन्होंने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयां की। तो पार्षद ने उनसे वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त यानी कि कमिश्नर से मिलने जाएंगे। और साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत यानी कि साइन करवाने के लिए कहा। अब देखिए, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पुनर्चक्रण की रिसाइकलिंग हो रही है चीज़ों की। इसमें तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज़, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि आपके घर से जो कबाड़ लेकर जाता है, जो कबाड़ी वाला आता है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो फिर वहाँ से उसे पुनर्चक्रण के लिए आगे देता है। अब देखिए, अर्जी क्या थी। अर्जी थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। और क्या सुझाव था कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि सफाई अभियंता भी यानी कि जो इंजीनियर है वो आयुक्त को बता सकेगा कि जो हालत है वो कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते ही रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के जो दफ्तर था वहां पहुंच गई और आयुक्त पूरे समूह से मिले। पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं है। और गंगाबाई ने से कहा कि लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए तो पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने कहा कि इससे तो आयुक्त का मुंह ही बंद हो गया होगा। तो और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने ये भी बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2-3 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो धरने पर बैठ जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से काम करवाना पड़ता है। अब देखिए, खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। तो यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो अब निजी कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो करती हैं। अब निजी ठेकेदार क्या करते हैं, जिन मज़दूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें तो बहुत कम पैसा देते हैं। और इसके अलावा जो मज़दूर होते हैं उनकी नौकरी भी अस्थायी होती है, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं, उनको कुछ समय के लिए लगाया जाता है। और ये जो कचरा उठाने का काम है ये काफ़ी ख़तरनाक होता है और अक्सर उनके पास अपनी जो सुरक्षा है उसके साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। अब देखिए, इसके बाद रेहाना ने क्या पूछा कि कैसे गलियों की सफाई हो गई, यानी कि जो लोग गए थे कमिश्नर के पास तो क्या उससे वो काम हुआ। तो 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की जो सफाई है वो नियमित रूप से होने लगी है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। तो देखिए किस तरीके से बच्चे जो हैं सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बच्चों के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है। अब सभी बच्चों ने गंगाबाई की कहानी सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आया और उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। इसके बाद देखिए बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा कि एक आखिरी सवाल, घर पर जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था। तो खाला ने कहा, अरे नहीं, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हमें खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक अलग कूड़ेदान में यानी कि डस्टबिन में और प्लास्टिक और कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है।
तो फिर बच्चों ने फिर से उनका शुक्रिया किया और टहलते हुए गली की तरफ चले गए। बहुत देर हो गई थी और उन्हें जल्दी से घर पहुंचना था। आज थोड़ा ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि ट्यूबलाइट तो उन्होंने तोड़ दी थी। अब देखिए लास्ट में एक और चीज़ है यहाँ पर कि 1994 में यानी कि 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। जो सूरत था वो भारत के सबसे गंदे शहरों में था, क्योंकि लोग घरों का और जो होटलों का था, होटलों का जो कूड़ा होता था, कचरा होता था, उसे पास की नाली या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे क्या होता था कि जो कचरा उठाने वाले लोग थे उन्हें काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से जो नगर निगम थी वो भी अपना काम नहीं करती थी नियमित रूप से, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। अब देखिए जो प्लेग है वो हवा के ज़रिए फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हो जाता है उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, सूरत में उस साल बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ़ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है, यानी कि सबसे साफ़ जो शहर है वो चंडीगढ़ है, उसके बाद दूसरा है सूरत। किसी समय ये बहुत गंदा शहर हुआ करता था। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कि नगर का प्रशासन कैसे होता है, कैसे चलता है, क्या क्या काम होते हैं, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।